हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू क्लासेस में। जैसा कि हमने सिलेबस पढ़ा था प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 2 और प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस हमने जाना था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आईएएस यूपीएससी जिसको लेता है आईएएस के लिए। हमने प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट का सिलेबस जाना था, उसमें हमने जैव विविधता के बारे में देखा था। बाद में जैव विविधता मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में आता है उसके बारे में, और मेंस में भी आता है, मुख्य परीक्षा में भी आता है जैव विविधता चैप्टर में से। इसलिए हमने जैव विविधता चैप्टर को सबसे पहले चुना है, इसलिए हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। जैव विविधता क्या है और जैव विविधता को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जैव विविधता। जैव विविधता, जैव का मतलब होता है जैविक, यानी कि जिसके अंदर जीवन होता है, और विविधता होता है विभिन्न, यानी जैविक लोगों की भिन्नता, विभिन्नता मतलब बहुत सारे लोग। इसीलिए इसकी परिभाषा है प्राकृतिक प्रदेश में बहुत सारे जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, पादप वनस्पतियों का एक साथ होना जैव विविधता कहलाता है। भाई वनस्पति में भी जीवन होता है, पादप में भी, जीव जंतु में भी, सूक्ष्म जीव में भी, इंक्लूड हमें भी, मानव भी इसमें शामिल है, वो सभी जैव विविधता में आता है। तो इसलिए एक बार इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जैव विविधता में कई लाखों विशिष्ट जैविक प्रजातियां हैं, जैसे प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा जल पालतू जीवन, जीव जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता है, इसमें सभी जीव प्रजातियां और आबादी शामिल हैं। इनमें से आनुवांशिक विभिन्नता और समुदाय और पारिस्थितिकी प्रणालियों के उनके जटिल संयोजन या जीन प्रजातियों और प्राकृतिक तंत्र की परस्पर संबंध है, इसे जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता को सभी स्रोतों से जीवित जीवों के बीच परिवर्तनशीलता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें स्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक परिसरों सहित वे एक हिस्सा है। इसमें प्रजातियों के भीतर प्रजातियों के बीच और पारिस्थितिक तंत्र की विविधता शामिल है। जैव विविधता के स्तर जैव विविधता को 3 स्तरों में मौजूद माना जाता है: आनुवांशिक, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र। जैव विविधता को 3 स्तरों में बांटा गया है। शुरुआत में 3 स्तर कौन से हैं? आनुवांशिक, विविधता, दूसरा है प्रजाति, विविधता, तीसरा है पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, सामुदायिक विविधता। जैव विविधता, आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिक तंत्र ऑब्लिक सामुदायिक विविधता में बांटा गया है। अब इसकी परिभाषा एक बार हम पढ़ लेते हैं। आनुवांशिक विविधता, यह एक विशेष प्रजाति के भीतर जीन में भिन्नता से संबंधित है। विशेष प्रजाति में जीन से संबंधित विविधता है वो आनुवांशिक विविधता कहलाती है। किसी भी लक्षण में उपस्थित विविधता का वह भाग जो कि आनुवांशिक कारणों से उत्पन्न होता है आनुवांशिक विविधता कहलाता है। आनुवांशिक विविधता प्रजातियों को बदलते परिवेशों के अनुकूल होने की अनुमति देता है। इस विविधता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कुछ प्रजातियां भारी परिवर्तनों से बचे रहें और इस प्रकार वांछनीय जीनों को आगे बढ़ाएं। व्यक्तियों का अस्तित्व जनसंख्या के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। आनुवांशिक विविधता हमें असंख्य रंगों, आकारों में सुंदर तितली, गुलाब, तोता और मुगा देती है। आनुवांशिक विविधता एक विशेष प्रजाति के भीतर जीन में भिन्नता से संबंधित है। यह एक प्रजाति के भीतर जीन में भिन्नता
संबंधित है। इसके बाद सेकंड है प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता है यह पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की विविधता को संदर्भित करता है। प्रजातियां एक दूसरे से भिन्न होती हैं, उनके अनुवांशिक बनावट में स्पष्ट रूप से प्रकृति में अंतर नस्ल नहीं होती हैं। हालांकि निकट से संबंधित प्रजातियों में उनकी वंशानुगत विशेषताएं बहुत समान है। उदाहरण के लिए मनुष्य और चिंपैंजी के लगभग 98.4% जीन समान है, यानी कि मनुष्य चिंपैंजी के लगभग समान है 98.4%, जो कि एक रेशो निकाला गया है, परसेंटेज निकाला गया है ना। तो जो ये प्रजाति विविधता में आता है। एक इस इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इसके लिए लाइन है कि प्रजाति विविधता सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है। एक सबसे पहाड़ी क्षेत्र, सबसे ऊंचे पे, टॉप पे विविधता पाई जाएगी। एक सबसे नीचे के स्तर पे, घाटी वाले एरिया में विविधता सबसे ज्यादा पाई जाएगी। ये प्रजाति विविधता के अंदर ये आता है। और इसके साथ एक और है भूमध्य रेखे प्रदेश में प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक है। भारत की मानसूनी प्रदेश प्रजाति विविधता की दृष्टि से समृद्ध है। हिमाच्छादित तथा मरु प्रदेश रेगिस्तान वाला इलाका, मरुस्थल वाला प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत निर्बल है। यह प्रजाति विविधता में आता है, जो कि मैंने अभी बोला है, पढ़ा है। अब आता है पारिस्थितिकी तंत्र / समुदाय विविधता। यह विभिन्न प्रकार के आवासों को संदर्भित करता है। पारिस्थितिक तंत्र और समुदाय तो आप समझ सकते हैं, समुदाय समाज से संबंधित है ना। तो वैसे ही इसे हम समझ सकते हैं। यह पारिस्थितिक तंत्र समुदाय विविधता के बारे में, यह विभिन्न प्रकार के आवासों को संदर्भित करता है। एक निवास स्थान किसी क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति और भूगोल का संचय कारक है। दुनिया भर में कई तरह के आवास हैं। प्रवाल, घास के मैदान, आर्द्रभूमि, रेगिस्तान, मैंग्रोव और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण। प्रत्येक पारिस्थितिक प्रणाली में ऊर्जा प्रवाह एवं जल चक्र की पृथक पृथक पद्धतियां होती हैं। फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न जैव विविधता उत्पन्न होती है। ये सब आता है पारिस्थितिक तंत्र में। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ वनस्पतियों में भी परिवर्तन होता है। प्रत्येक प्रजाति अपने आप को एक विशेष प्रकार के वातावरण के अनुकूल बनाती है। ये सभी पारिस्थितिक तंत्र सामुदायिक विविधता समाज के अंदर आते हैं, जो कि जैव विविधता को स्तरों में बांटा गया, आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता। अगला आता है जैव विविधता का मापन। जैव विविधता के मापन क्या? जैव विविधता के मापन भी दो हैं, उसके घटक भी दो हैं। जैव विविधता मापन के दो घटक हैं, एक प्रजातियों की समृद्धि है और दूसरा प्रजाति समरूपता है। इसको साफ कर लेते हैं, फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ। जैव विविधता के मापन, प्रजातियों की समृद्धि और प्रजाति समरूपता। प्रजातियों की समृद्धि में क्या आता है? यह एक समुदाय में पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या का माप है। समुदाय में का माप है। प्रजातियों की संख्या का माप है। प्रजातियों की समृद्धि में आता समुदाय प्रजातियों की संख्या में का माप है। इसके अंदर प्रजातियों की समृद्धि के अंदर ही 3 कैटेगरी में डिवाइड इसको किया गया, 3 के वर्गीकरण में। अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता। इसके अंदर 3 आते हैं। एक बार हम इसको देख लेते हैं, लिख देता हूं मैं। अल्फा विविधता,
बीटा विविधता और गामा विविधता। ये तीन इसमें आता है प्रजातियों की समृद्धि में, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। इसके बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं तीनों के बारे में एक एक करके। अल्फा विविधता में आता है यह किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता को संदर्भित करता है और आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रजातियों की संख्या द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या की पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या प्रजातियों की संख्या को संदर्भित किया जाता है, इसमें व्यक्त किया जाता है। अल्फा विविधता प्रजातियों की संख्या को व्यक्त किया जाता है अल्फा विविधता। बीटा विविधता यह पारिस्थितिकी तंत्र के बीच विविधता की तुलना है, जिसे आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्र के बीच प्रजातियों की मात्रा में परिवर्तन के रूप में, इसमें प्रजातियों की मात्रा परिवर्तन के रूप में जाना जाता है बीटा विविधता को, है ना। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी एक वास स्थान के में प्रजातियों के प्रवेश व निकास की दर को प्रदर्शित करता है। प्रवेश और निकास की दर को प्रदर्शित करता है बीटा विविधता। एक भौगोलिक क्षेत्र में या पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों के प्रवेश और निकास के दर को प्रदर्शित करता है बीटा विविधता। गामा विविधता एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए समग्र विविधता का एक उपाय है। यह विविधता अल्फा एवं बीटा विविधता के अवयवों का गुणनफल होता है। इन दोनों के गुणनफल का अवयव होता है, अवयवों का गुणनफल होता है गामा, या ऐसे करके हम देख लेते हैं अल्फा विविधता और गामा बीटा विविधता। बीटा विविधता के अवयवों का गुणनफल होता है। का गुणनफल होता है, ये आता है गामा विविधता में। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, यह एक क्षेत्र गामा विविधता यह एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिक प्रणालियों के लिए समग्र विविधता का एक उपाय है। यह विविधता अल्फा एवं बीटा विविधता के अवयवों का गुणनफल होता है। यह भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है ना। ये हो गए हैं जैव विविधता के मापन में प्रजातियों की समृद्धि। अब आएगा प्रजाति समरूपता। प्रजाति समरूपता क्या है, एक बार इसको पढ़ते हैं। प्रजाति समरूपता में ज्यादा कुछ नहीं है, यह किसी दिए गए स्थान पर प्रजातियों के अनुपात को मापता है। किसी स्थान पर प्रजातियों के अनुपात को मापता है प्रजाति समरूपता। उदाहरण के लिए समता इंगित करता है। अगला प्रजाति समरूपता में ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है बस कि दिए गए स्थान पर प्रजातियों के अनुपात को मापता है, जिसकी कुछ प्रजातियां साइड पर हावी होती हैं। अगला आता है ये जैव विविधता और खाद्य व्यय। जैव विविधता तो हमने पढ़ लिया है। जैव विविधता होता क्या है, पादप जीव जंतु, जंगली जीव जंतु, पादपों, सूक्ष्म जीवों की बहुलता किसी प्राकृतिक प्रदेश में जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता के साथ ये खाद्य व्यय हम जान लेते हैं क्या होता है, पढ़ लेते हैं। खाद्य व्यय जैव विविधता खाद्य इसमें एक बार इसका मैं पढ़ देता हूँ, फिर हम एक बार चार्ट भी बना कर देखेंगे और फिर मैं स्टेप बाय एक एक करके बताऊंगा। जैव विविधता और खाद्य में क्या आता है। पौधों और जानवरों मनुष्य के निर्माण खंड समान है और 4 तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बने हैं। ये तत्व पर्यावरण में मौजूद है, हवा, पानी और मिट्टी में। हालांकि केवल हरे पौधे ही अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से नाइट्रोजन को अवशोषित कर सकते हैं। अवशोषित मतलब सोख लेना, ऑब्जर्व करना, और प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश और पानी का उपयोग कर सकते हैं।
उन्हें निर्माता के रूप में जाना जाता है। निर्माता के रूप में इसमें खाद्य वेब में जाना जाता है पौधों को जो वनस्पति को इसमें निर्माता के रूप में जाना जाता है। और उपभोक्ता के रूप में किसको जाना जाता है? पशु और मनुष्य जिनके भोजन के रूप में पौधे या अन्य जानवर हैं, उपभोक्ता के रूप में जाने जाते हैं। पशु और मनुष्य जिनके भोजन के रूप में पौधे और अन्य जानवर हैं, उपभोक्ता के रूप में जाना, पौधे और अन्य जानवरों को उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है। उपभोक्ता को उत्पादकों से जोड़ने वाली श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला या वेब कहा जाता है। यानी कि जिसमें उपभोक्ता और उत्पादक आपस में आके जुड़ जाएंगे वो खाद्य श्रृंखला कहलाएगी, है ना। मान लीजिए ये घास है, मान लीजिए हरी भरी घास है, इसके बाद एक टिड्डा आता है, इसके बाद मेंढक, सांप, है ना। तो एक चैन चलती जा रही है। घास आएगी, घास को सबसे पहले ये टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा और सांप को चील खाएगी, चील बात जो आप कहें वही। ऐसे एक स्टेप बाय ये सूर्य से रोज हवा पानी वातावरण, जो वातावरण में गैसें हैं उनसे और प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से ये ऊर्जा एनर्जी बनाएगा। इससे घास, ये घास बनेगी, घास ही लेगी इससे ऊर्जा। तो फिर ये टिड्डा इसे खाएगा, टिड्डे को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप, सांप को बाज या चील। तो इस प्रकार से छोटा खाद्य वेब है, इसको खाद्य वेब कहते हैं। एक अज्यूमिंग के लिए थोड़ा इमेज बन जाए उसके लिए हमने देखा। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है, जिसके मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपको। ये परिभाषा इसकी क्या है, इसमें क्या दिया गया जो भी है। पशु और मनुष्य जिनके भोजन के रूप में पौधे या अन्य जानवर हैं, उपभोक्ता के रूप में जाने जाते हैं। उपभोक्ता को उत्पादकों से जोड़ने वाली श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला या वेब कहा जाता है। प्रत्येक जीवित प्राणी एक खाद्य श्रृंखला में पाया जाता है। कई खाद्य श्रृंखलाएं हैं और वे पर्यावरण के आधार पर जटिल या सरल हो सकती हैं। कुछ उदाहरण देने के लिए, टिड्डे घास खाते हैं और बाद में मेंढक, टिड्डे घास खाते हैं और टिड्डे को मेंढक खा जाते हैं, वही लाइन आ गई जो मैं बोल रहा था अभी। खा जाते हैं, सांप मेंढक को खा जाते हैं। इस प्रकार जीवन के जाल में प्रत्येक प्राणी का महत्व है, स्पष्ट महत्व है, जो कि है। अगर मान लीजिए घास को टिड्डा खाएगा और टिड्डे को मेंढक खाएगा, अगर टिड्डा नहीं होगा तो मेंढक क्या खाएगा? तो इस प्रकार से तो भूखा मर जाएगा। तो ऐसे ही है, इसका सबका स्पष्ट महत्व होता है खाद्य जाल में, खाद्य वेब में। के साथ छेड़छाड़, खाद्य श्रृंखला के साथ छेड़छाड़ केवल नकारात्मक परिणाम देती है, जिससे प्रजातियों का विनाश होता है। हर बार जब कोई प्रजाति विलुप्त होती है तो श्रृंखला टूट जाती है और मनुष्य सहित कई प्रजातियां विलुप्त होने के करीब पहुंच जाती हैं। अगला, इसमें बस विविधता और खाद्य वेब में, जैव विविधता खाद्य वेब में इतना ही था जो मैंने बता भी दिया और मैंने पढ़ के आपके बता भी दिया पढ़ के। अगला आता है जैव विविधता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं। जैव विविधता हमें कैसे सेवाएं प्रदान करती है, किस रूप में करती है, वो क्या क्या है, एक बार हम उनको भी पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। जैव विविधता मनुष्य के लिए कई प्राकृतिक सेवाएं प्रदान करती है। जैव विविधता मनुष्य के लिए प्राकृतिक सेवाएं प्रदान करती है। प्राकृतिक सेवाएं कौन सी हैं? पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, जैविक सेवाएं और सामाजिक सेवाएं। 3 प्रकार की सेवाएं इसमें आती हैं। जैव विविधता, का द्वारा
जैव विविधता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं 3 रूप में है: पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, जैविक सेवाएं और सामाजिक सेवाएं। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं में क्या क्या आता है? जल संसाधनों का संरक्षण, मिट्टी का निर्माण और संरक्षण, पोषक तत्वों का भंडारण और पुनर्चक्रण, प्रदूषण, टूटना और अवशोषण, जलवायु स्थिरता में योगदान, पारिस्थितिकी तंत्र पर का रखरखाव, अप्रत्याशित घटनाओं से वसूली, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं में आता है, जो मैंने भी पढ़ा है। अगला जैविक सेवाएं। जैविक सेवाएं भोजन, औषधीय संसाधन और दवाएं, काष्ठ उत्पाद, सजावटी पौधे, प्रजनन स्टॉक। अगला जीन प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता। अगला सामाजिक सेवाएं। सामाजिक सेवाएं में 3 ही सेवाएं आती हैं: अनुसंधान, शिक्षा और निगरानी, मनोरंजन और पर्यटन, सांस्कृतिक मूल्य। ये सामाजिक सेवाएं में आता है। अगला जैव विविधता के नुकसान के कारण क्या है? जैव विविधता हमें सेवाएं प्रदान करता है, अब जैव विविधता को नुकसान होता है। जैव विविधता का नुकसान होगा तो हमें सेवाएं कैसे मिलेगी? इसलिए जैव विविधता के नुकसान भी जानना जरूरी है। जैव विविधता के नुकसान के कारण। जैव विविधता का नुकसान तब होता है जब या तो एक विशेष प्रजाति नष्ट हो जाती है या इसके अस्तित्व के लिए आवश्यक आवास क्षतिग्रस्त हो जाता है ना। इसके आवश्यक क्षति के ये नुकसान कैसे होगा इसको, जैव विविधता को? जैव विविधता जीव जंतु से मान के हम चलते हैं, वही होता है। अगर हम उसके आवास को, जहाँ प्राकृतिक आवास है, जहाँ पे वो रहता है, अगर उसके आवास को हम खत्म कर देंगे तो वो तो मर ही जाएगा, जीवित ही नहीं रहेगा। जैसे कि हम रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, अगर हमें घर ना मिले, रहने के लिए जगह ना मिले, सोने के लिए बिस्तर ना मिले, तो हम तो ऐसा हो जाएंगे और हम भी इनकम्प्लीट फील करेंगे, तो हम भी मर जाएंगे, क्योंकि हमें तो वो वातावरण मिलेगा नहीं जिसमें हम रहते हैं। इस प्रकार से जब जीव जंतुओं को अपना प्राकृतिक आवास नहीं मिलेगा तो वो भी नष्ट हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो यही है, इसमें प्रजाति लुप्त होती हैं जब होता है। जैव विविधता का नुकसान तब होता है जब या तो एक विशेष प्रजाति नष्ट हो जाती है या इसके अस्तित्व के लिए आवश्यक आवास क्षतिग्रस्त हो जाता है। निवास स्थान का विनाश विकास का अपरिहार्य परिणाम है, मतलब जरूरी परिणाम है निवास स्थान का विनाश। जहाँ विकास करते हैं तो उनका निवास स्थान का विनाश होता ही है, ये जरूरी है, मतलब आवश्यक है, अनिवार्य है, होगा ही होगा। जहाँ हम विकास करेंगे तो विकास भी तो हम उसी प्राकृतिक प्रदेश को, क्षेत्र को तो नष्ट करके ही तो करेंगे। तो इसीलिए प्राकृतिक आवास जैव विविधता के लिए वो नष्ट हो जाता है हमारे विकास करने पर। इसलिए विकास अपरिहार्य परिणाम है। प्रजातियों का लुप्त होना तब होता है जब उनका आर्थिक लाभ के लिए शोषण होता है। आर्थिक लाभ मतलब पैसे कमाने के लिए हम किसी जगह का यूज़ करेंगे। वन क्षेत्र होता है, प्राकृतिक क्षेत्र होता है, हम उसका कटाव करेंगे, कृषि के लिए बनाएंगे, तो वहाँ पे जो प्राकृतिक क्षेत्र है वो बिल्कुल एक तरीके से नुकसान हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। उसके बाद हम नई सिरे से उस पर खेती करेंगे, नई नई व्यवस्था उस पर करेंगे विकास करने के चक्कर में। तो उस प्रकार से उसका प्राकृतिक आवास तो नष्ट हो गया। वहाँ पे जो पहले जीव जंतु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, वो सब तो नष्ट हो जाएंगे। वो जो प्राकृतिक पादप वनस्पति वहाँ पे पल रही थी वो खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रजातियों का लुप्त होना तब होता है जब उनका आर्थिक लाभ के लिए शोषण होता है। आर्थिक लाभ के लिए हम पैसे कमाने के लिए यूज़ करते हैं, अपने फायदे के लिए, इसलिए शोषण किया जाता है। या खेल या भोजन के रूप में शिकार किया जाता है। जैसे हम अपने खेल और मनोरंजन के चक्कर में किसी ऐसे जानवर का जो कि प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसका शिकार कर लेते हैं, तो ये भी है। या खेल या भोजन के रूप में शिकार किया जाता है। प्रजाति को लुप्त होना पर्यावरणीय कारणों जैसे पारिस्थितिक प्रतिस्थापन, जैविक कारकों और रोग संबंधी कारणों से भी हो सकता है। हाँ, उसको रोग होगा तो बिल्कुल उसका कारण ही, रोग होना भी उसका कारण है कि वो लुप्त हो जाएगा, मर जाएगा, नुकसान होगा जैव विविधता को। हो सकता है प्रकृति या मनुष्य के कारण हो सकता है। और इसमें 2 कारण आते हैं, प्राकृतिक कारण, जैव विविधता को नुकसान के कारण जो है प्राकृतिक कारण, और मानव निर्मित कारण। प्राकृतिक कारण मानव निर्मित कारण। मानव निर्मित कारण में यानी कि जो मानव द्वारा कारण उत्पन्न किए गए हैं वो कारण मानव निर्मित कारण।
और प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण जो आपदाएं होती हैं जिनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्राकृतिक प्रदेश पर ही पड़ता है, प्राकृतिक प्रदेश पे उसका असर पड़ता है। और प्राकृतिक कारण में क्या आते हैं? बाढ़, भूकंप, भूस्खलन। भूस्खलन जैसे पहाड़ी क्षेत्र, कोई कच्ची पहाड़ी होती है वो एकदम से गिर जाती है नीचे, वो भूस्खलन कहलाता है। प्रजातियों के बीच प्रतिद्वंदिता है, प्रांगण और रोगों की कमी है, जो प्राकृतिक कारणों में आता है। मानव निर्मित कारण। मानव निर्मित कारण में निवास का विनाश है, मतलब प्राकृतिक जो प्रदेश होते हैं, जैव विविधता जिसमें रहती है उसको नष्ट करना, उनका जहाँ निवास स्थान रहता है उसको नष्ट कर देना, निवास का विनाश, ये है इसका मतलब। अनियंत्रित व्यावसायिक शोषण, शिकार और शिकार, मानव बंदोबस्त और औद्योगिक विकास के लिए समृद्ध जैव विविधता स्थल का रूपांतरण, कृषि का विस्तार, प्रदूषण, आर्द्र भूमियों का भरना, तटीय क्षेत्रों का विनाश होना। यस, ये हमने जैव विविधता के कुछ पॉइंट जाने हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटक हमने जाने हैं। जैव विविधता चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी आईएएस बनने के लिए, तो इसलिए चैप्टर बड़ा है, जानना भी जरूरी है, इसके बारे में पढ़ना भी जरूरी है। तो इसकी हमारी कई वीडियो आएंगी जैव विविधता चैप्टर के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम वीडियो बनाते जाएंगे। तो मेरी क्लास जैसे ही आएगी, ये आज की क्लास 1 हो गई, अगली जो क्लास होगी वो क्लास 2 होगी, अगली 3 होगी, 4 होगी, ऐसे करके आती रहेगी हमारी वीडियो। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा खींच जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।